नमस्कार, हमारे एगनू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, SOSS, मास्टर ऑफ आर्ट्स, गांधी एंड पीस स्टडीज, MGPS, हिंदी, सेकेंड ईयर, MGPE 010 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और शांति निर्माण, इकाई 10 संघर्ष परिवर्तन के सिद्धांत, जॉन बोल्टन, लीडर 1 और जेने शार्प, 10.1 प्रस्तावना। सन 1980 के दशक और सन 1990 के दशक के अंत तक संघर्ष परिवर्तन विषय अपने विभिन्न सिद्धांतों, धारणाओं, साधनों और नमूनों की वजह से एक स्थापित क्षेत्र बन चुका था। हालांकि इस क्षेत्र की जड़ें सन 1990 के दशक के दौरान ही काफ़ी गहरी हो गई थी और इसने संघर्ष प्रबंधन और संघर्ष समाधान की धारणा को मजबूत कर दिया था। संघर्ष परिवर्तन स्कूल या सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि संघर्ष निरंतर प्रवाहमान और परिवर्तनीय होते हैं और इस स्कूल को मानने वाले हमेशा इस प्रयास में रहते हैं कि इस संघर्ष को सामाजिक रूप से उपयोगी और अविनाशकारी कैसे बनाया जाए। इस प्रकार संघर्ष एक गतिशील और परिवर्तनीय प्रक्रिया है और यह जिस तरह का परिवर्तन लाती है वह भी एक गतिशील और परिवर्तनीय प्रक्रिया है। संघर्ष परिवर्तन का ये भी मानना है कि कुछ संघर्षों को सुलझाने के स्थान पर उसे रूपांतरित, परिवर्तित कर देना चाहिए। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप संघर्ष परिवर्तन के विषय के विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांतों और सिद्धांतवादियों के योगदान को समझ सकेंगे और संघर्ष परिवर्तन को मजबूती प्रदान करने वाले सिद्धांत को जान सकेंगे। 10.2 संघर्ष परिवर्तन के सिद्धांत। सिद्धांत परिवर्तन के सिद्धांत की सिद्धांतवादियों के मतों का व्यापक आधार है। इनमें से कुछ धारणाएं अन्य स्कूलों से ली गई हैं, कुछ पुरानी हैं तो कुछ नई भी हैं। संघर्ष परिवर्तन के सिद्धांत भिन्न प्रतिमानों और भिन्न प्रकार के हस्तक्षेपकर्ताओं दोनों को ही, राज्य और गैर राज्य, आंतरिक और बाह्य, प्रतिबिंबित करते हैं। जियार्ग साइमल और लेविस कोजल जो कार्यात्मक स्कूल की धारणा के प्रस्तुतकर्ता हैं, वे बौद्धिकता के स्रोत हैं और संघर्ष परिवर्तन के क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी देते हैं। दोनों ही विचारकों ने संघर्ष के सकारात्मक सामाजिक प्रकार पर बल दिया है। साइमल अपने लेख संघर्ष में सन 1955 में प्रकाशित में स्पष्ट करते हैं कि संघर्ष समन्वयकारी प्रकृति की होता है क्योंकि इसमें विषम और संघर्ष, विवाद दोनों के ही प्रभाव दिखाई देते हैं। वे इसे सामाजिक जुड़ाव और रचनात्मकता के स्रोत के रूप भी देखते हैं। कोजल, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, 1956 भी मानते हैं कि संघर्ष एक खास और उपयोगी सामाजिक कार्य है। वर्ष 1968 में उन्होंने लिखा है कि संघर्ष संबंधों में हमेशा दुष्क्रियात्मक नहीं होते, अक्सर ऐसे संबंधों को निभाने के लिए आवश्यक होते हैं। एक दूसरे के प्रति असहमति, तनाव और गुस्से को बाहर निकाले बिना समूह के सदस्य एक दूसरे को कुचला, परास्त और पस्त मानते हैं। विद्वेष, बैर की भावना के लिए एक मुक्त माहौल बनाकर संघर्ष संबंधों को निभाने में सहायता करते हैं। संघर्ष इस प्रकार सामाजिक संबंधों को निभाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा इसके अन्य दूसरे उद्देश्य भी हैं। संघर्ष सिर्फ नए मानदंड, नई संस्थाएं ही पैदा नहीं करते हैं, यह आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी प्रेरित करते हैं। आर्थिक इतिहासकारों ने अक्सर यह कहा है कि प्रौद्योगिकी विकास हमेशा मजदूर संगठनों के संघर्ष क्रियाकलापों के द्वारा मजदूरी बढ़ाने के परिणामस्वरूप विकसित होते हैं। 1957। इसलिए कोजल संघर्ष के प्रकार्यात्मक और दुष्क्रियात्मक दोनों की ही भूमिका पर ध्यान देते हैं। वो तर्क देते हैं कि संघर्ष लोगों को पुराने और दुष्क्रियात्मक दोनों ही आदतों से बाहर निकालते हैं और एक सकारात्मक सामाजिक कार्य के रूप में कार्य करता है। यहाँ तक कि एक दूसरा स्कूल या सिद्धांत जो संघर्ष परिवर्तन के क्षेत्र पर प्रकाश डालता है वह संरचनात्मक सिद्धांत है, जो संघर्ष के पैदा होने के कारणों का विश्लेषण करता है। इस स्कूल का सबसे प्रभावशाली कार्य जॉन गैल्टन का है। एक और महत्वपूर्ण संघर्ष परिवर्तन के विषय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सिद्धांतवादी अहिंसात्मक सिद्धांत से संबंधित हैं। वे जेने शार्प हैं। अहिंसात्मक द्वंद्व संघर्ष परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शांति और न्याय के लिए संभावित दृष्टिकोण देता है। दीर्घकालिक सामाजिक संघर्ष पर एडवर्ड W. अजार द्वारा किया गया कार्य संघर्ष परिवर्तन सिद्धांत पर महत्वपूर्ण कार्य सामाजिक संघर्ष को संरक्षित करना है। संघर्ष परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। इसमें एडवर्ड ने समकालीन संघर्ष की दीर्घकालिक गुणों के बारे में व्यापक व्याख्या दी है। हालांकि संघर्ष परिवर्तन के क्षेत्र में जॉन पॉल लेड्राक ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण और व्यापक व्याख्या दी है। 10.2.1 जेने शार्प।
जेने शार्प मानते हैं कि समाज और राजनीति में संघर्ष होना आवश्यक है और बहुत से मामलों में तो संघर्ष जानबूझकर किए जाते हैं। कुछ संघर्ष हल्के फुल्के तरीकों से निपटाए जा सकते हैं, जैसे समझौता, वार्ता या संवाद और सामंजस्य के तरीके जिसमें मुख्यतः समझौता आता है। हालांकि ये तरीके सभी उपर्युक्त होते हैं जब खतरे वाले मुद्दे आधारित हों। तीव्र संघर्ष में मूल मुद्दे खतरे में माने में जाते हैं। ऐसे संघर्षों को समझौते के द्वारा नहीं सुलझाए जा सकते क्योंकि इसे विरोधी हिंसा, अत्याचार, अन्याय, तानाशाही और यहाँ तक कि इसको धमकी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में जीत-जीत समझौते समाधान का लक्ष्य अकारण होगा। सन 2003 में शार्प ने कहा था, क्रूर तानाशाह और जाति संहारकर्ता किसी भी प्रकार की जीत के लायक नहीं होते हैं। संघर्ष में हिंसा के प्रयोग को संघर्ष प्रदर्शन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। शार्प कहते हैं कि अगर तीव्र संघर्ष में हिंसा कोई विकल्प नहीं है, तब संघर्ष को शक्तिशाली तरीके से संचालित करने के लिए एक सफल वैकल्पिक माध्यम होना चाहिए और वह समान रूप से सफल हिंसा के विकल्प से बड़ा होना चाहिए। वो आगे इसकी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेंच है। इस तरह के विकल्प की संभावना इस सच्चाई में निहित है कि समाज में तानाशाही शक्तियों के स्रोत पर आधारित है और जो बदले में लोगों और संस्थानों की बहुत बड़ी संख्या पर आधारित है। इस तरह का विकल्प हिंसात्मक संघर्ष के लिए एक यथार्थवादी विकल्प होता है। इस प्रकार इस तकनीक को अहिंसात्मक कार्य या अहिंसात्मक संघर्ष कहा जाता है। यह एक अन्य विकल्प की स्वीकृति है। तीव्र प्रचंड संघर्ष में ये युद्ध और अन्य हिंसा में एक विकल्प के तौर पर काम करता है। शार्प अहिंसात्मक कार्य को 3 प्रकार की पद्धतियों में वर्गीकृत करते हैं: विरोध और अनुनय, असहयोग और अहिंसात्मक हस्तक्षेप। किसी भी स्थिति में प्रतिक्रिया की नीति में विरोध और अनुनय महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाते हैं। इससे निपटने के लिए कार्यनीति की आवश्यकता होती है। इससे जुड़े खास तरीके इस प्रकार हैं: याचिका, अर्जी, धरना, अभियान, मार्च, जागरण, विज्ञप्ति आदि। असहयोग का अर्थ है प्रदर्शनकारियों द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में सहयोग देना बंद करना। शरणस्थल बहिष्कार, हड़ताल और सविनय हस्तक्षेप की अवज्ञा असहयोग के कुछ खास तरीके हैं। अहिंसात्मक हस्तक्षेप एक ऐसा तरीका है जिसमें विरोधी दो और विपक्षियों की ताकत के स्रोत और क्षमता को तोड़ देना। जेने शार्प का परिवर्तन का रचनातंत्र 1973 एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अहिंसात्मक संघर्ष के सफल मामलों में बदलाव लाया जा सकता है। परिवर्तन के 4 तरीके इस प्रकार हैं: मन परिवर्तन, अहिंसात्मक दबाव, विघटन और समझौता। व्यवहार परिवर्तन में विरोधियों में स्वैच्छिक सहमति बनाई जाती है क्योंकि ऐसा करना सही है। इस प्रक्रिया को मन परिवर्तन के नाम से जाना जाता है क्योंकि ऐसा करना सही है। हालांकि शार्प मानते हैं कि परिवर्तन अहिंसात्मक संघर्ष के परिणामस्वरूप कम ही हो पाता है। प्रायः समझौते समायोजन या होते रहते हैं जहां विरोधियों पर सहमति के लिए दबाव डाला जाता है क्योंकि वहां राजनीतिक और आर्थिक सहायता सहयोग समाप्त हो जाता है। अहिंसात्मक दबाव तब होता है जब अवज्ञा और असहयोग मजबूत होता है और उसे कौशलपूर्वक निशाना बनाया जाता है और विपक्षियों की ताकत के स्रोत को पर्याप्त रूप कमजोर किया जाता है। इस प्रकार विरोधियों के पास सिवाय आत्मसमर्पण के कोई चारा नहीं बचता। कुछ दुर्लभ मामलों अवज्ञा और असहयोग बहुत अधिक होता है और विपक्षियों प्रतिद्वंद्वी ताकतों के स्रोत का विच्छेदन इतना पूर्ण होता है कि शासन छूटकर अलग हो जाता है, जिसे विघटन कहा जाता है। अहिंसात्मक सिद्धांतों के प्रस्तावक अहिंसात्मक परिवर्तन की क्रियाविधियों का समर्थन करते हैं, लेकिन अहिंसा की कार्यनीति स्कूल मानती है कि तीव्र राजनीतिक संघर्ष में मत परिवर्तन प्रक्रिया का इस्तेमाल सही नहीं है। उदाहरण के लिए अंतर्नस्लीय प्रतिद्वंद्विता जिसमें बहुत अधिक ध्रुवीकरण और प्रतिरोध होता है। गलत बोध से उत्पन्न संघर्षों में सामान्यतः मन परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन जब इंसानी आवश्यकताएं आसान होती हैं, शासक असंभावनीय रूप से मान मनोबल के लिए घुटने देख देते हैं। इसके अलावा परिवर्तन एक अंतःवैयक्तिक पद्धति है। परिवर्तन को बड़े पैमाने के संघर्ष में तब्दील करना मुश्किल होता है क्योंकि उस स्थिति में फिर तमाम प्रतिपक्षियों के समूहों, समर्थकों और विशिष्ट वर्गों को परिवर्तित करना होगा। शार्प 1973 अहिंसात्मक योजना को आगे बढ़ाना लगभग सैन्य अभियान को आगे बढ़ाना जैसा है। इसकी शुरुआत विपक्षियों के समर्थन के स्तंभों को पहचानना और कमजोर हिस्सों की पहचान से शुरू होता है। इससे शक्ति के राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों पर जोर दिया जाता है, जैसे विपक्षियों के प्रशासन शासन के स्रोत को दबाना और उनके समर्थकों के आधार पर फूट डालना।
एक खास प्रक्रिया जिसे शक्ति संबंधों को बदलने के लिए अहिंसात्मक संघर्ष के दौरान लागू किया जाता है, उसे शाप जियू-जित्सु, राजनीतिक जापानी कुश्ती, की संज्ञा देते हैं। इसमें अहिंसात्मक विरोधियों के विरुद्ध प्रतिरोधियों की हिंसा को राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ प्रयोग किया जाता है। इस तरह उनकी ताकत संबंधी पद को कमजोर किया जाता है। ये केवल तभी किया जा सकता जब हिंसात्मक दबाव, विरोध लगातार अहिंसात्मक विघटन के साथ जारी रहे। इसके परिणामस्वरूप तीसरे पक्षों, आम शिकायती समूह और यहाँ तक कि विपक्षियों के आम समर्थकों के विचारों में परिवर्तन आ सकता है। इस तरह से विरोधियों तथा समर्थकों से समर्थन सहायता वापस ली जा सकती है, अहिंसात्मक स्थिति बनी रह सकती है, व्यापक रूप से विरोध हो सकता है और विरोधियों को आंतरिक रूप से विरोध हो सकता है तथा दबाव की शक्ति कायम रह सकती है। इस परिवर्तन से विरोधियों के लिए समर्थन घटेगा और अहिंसात्मक विरोधियों के लिए समर्थन बढ़ेगा, साथ में विरोधियों के आंतरिक विपक्ष की बुराइयां भी व्यापक रूप से फैलेगी। इसके साथ ही परिवर्तन से अहिंसात्मक शक्ति समूहों के पक्ष में शक्ति समूह के संबंधों में वृद्धि होगी। हालांकि राजनीतिक कुश्ती, जियू-जित्सु, जापानी कुश्ती, हिंसात्मक संघर्ष के सभी मामलों में लागू नहीं होती और जब ये लागू नहीं होती है तब शक्ति संबंधों का हस्तांतरण असहयोग पर उच्च रूप से निर्भर करता है। अतः शाप का कार्यनीतिक दृष्टिकोण अहिंसात्मक सिद्धांत और संघर्ष परिवर्तन के बीच संबंध स्थापित करने में सहायक है। 10.2.2 एडम कल संघर्ष प्रगति मॉडल की धारणा एडम कल 1971 ने प्रस्तुत की है, जिसमें संघर्ष की निरंतरता और प्रगति का विश्लेषण किया गया है। कल का मॉडल इस बात पर आधारित है और जोर देता है कि संघर्ष कभी भी स्थिर या संकुचित नहीं रहता, ये हमेशा एक अंतराल पर अशांति से शांति संबंधों की तरफ घूमता रहता है। चित्र 1 देखें। प्रगति को मैट्रिक्स की सारणी में बताया गया है, जिसमें 2 मुख्य तत्वों की तुलना की गई है। संघर्ष में पक्षों की शक्ति का स्तर और संघर्ष के प्रति जागरूकता का स्तर बताया गया है। मध्यस्थों और पंधारियों को मैट्रिक्स की सहायता से किसी भी स्थान पर संघर्ष की स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है और इस तरह ये शांति निर्माण का उपयुक्त दृष्टिकोण हो सकता है। पहला, वृत्तपाद अव्यक्त संघर्ष की स्थिति को दर्शाया गया है। इसमें लोग शक्ति असंतुलन और संबंधों, संस्थानों, ढांचों में मौजूद अन्याय की जानकारी नहीं होती है। शिक्षाविद और सक्रियवादी जिन्होंने जनसमूह को जगाने का कार्य किया है, वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे ही लोग अपने वैधानिक आवश्यकताओं और अधिकारों के न मिलने के प्रति जागरूक होते हैं और फिर उनको प्राप्त करने के लिए दावा करना शुरू करते हैं, वैसे ही संघर्ष दूसरी वृत्तपात की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यह विरोध का स्तर होता है और ये प्रत्यक्ष होता है। जैसे ही पक्षों की वे अपनी इच्छा को न तो लाद सकते हैं और न ही समाप्त कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में वे दूसरे पक्षों से समझौता करने को तैयार हो जाते हैं और इस तरह समूह नीतिगत शक्ति संतुलन के स्तर पर पहुंचता है। हालांकि यह शक्ति संतुलन अक्सर हिलने डुलने वाला अर्थात अस्थिर होता है। इसके अतिरिक्त प्रगति कभी कभार ही अनोरेखी, वास्तविकता में ये समझौता और विरोध के बीच आगे पीछे झूलता होता है। लेकिन ये बहुत ही साधारण व्याख्या है और हो सकता है संघर्ष इस प्रगति का कभी अनुगमन ही न करे। कुछ ऐसा हो सकता है कि यह कभी समझौते के स्तर पर पहुंचे ही नहीं और एक ऐसे जाल या व्यूह में फंस जाए जहां समझौता लगातार टूटता रहे और हिंसा बढ़ती रहे। समझौते अक्सर तब नाकाम हो जाते हैं जब संघर्षरत पक्ष प्रारंभिक स्तर पर ही स्वयं को एक स्थान पर बांधकर रखते हैं और अपनी जरूरतों और मूल्यों को बहुत कम ही बता पाते हैं। लोगों के आंतरिक मूल्यों और जरूरतों के साथ कभी समझौता नहीं किया जा सकता और न ही उसे चुनौती दी जा सकती है। अतः संघर्षवादियों को दूसरों की आवश्यकताओं को समझने में सहायता करनी चाहिए और वहां पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए जहां इन मूल्यों को इज्जत दी जानी चाहिए। परिणामतः जो संघर्ष परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए ये चुनौती है कि कैसे वे समझौते को खुले विरोध में बदलने से बचाए, रोके और दीर्घावधि या सतत शांति बनाए रखने के लिए प्रक्रिया का समर्थन कैसे किया जाए। 10.2.3 टेरल ए नार्थप के अनुसार संघर्ष समाधान 4 धारणाओं पर निर्भर या आधारित है। संघर्षरत पक्ष विवेकी होते हैं। गलत बोध की वजह संघर्ष का मुख्य कारण है। संघर्ष समाधान सिद्धांत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने जैसे अंतःवैयक्तिक, संगठनात्मक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय में लागू होते हैं और शांतिपूर्ण समाधान में उच्च मूल्य स्थापित होते हैं। नॉर्थप इन धारणाओं की अस्वीकृति पर संघर्ष परिवर्तन की अपनी शाखा को केंद्रित करते हैं। वे इस बात पर बहस करती है कि संघर्षरत पक्ष तर्कसंगत हो सकते हैं लेकिन वे भिन्न सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विवेकी होते हैं।
अतः नॉर्थअप के लिए बुद्धिसंगत होना एक सांस्कृतिक घटना है। दूसरा, गलत बोध का विचार इतना शक्तिशाली नहीं प्रतीत होता और न ही विश्व दृष्टिकोण की प्रबल भिन्नता को पाट सकता है। इसके अतिरिक्त साधारण गलत बोध दीर्घ समय तक चलने वाले कटु और गहरे धंसे संघर्ष को बता पाने में असमर्थ होता है। तीसरा, ये बताती है कि संघर्ष कई स्तरों से होकर गुजर सकता है और प्रत्येक स्तर पर एक अलग समय में भिन्न रूप से संघर्ष के साथ बर्ताव करने की जरूरत होती है। अंत में वो परीक्षण करती है कि बहुत से पक्ष शांति की बजाय संघर्ष जारी रखने में रुचि रखते हैं। इस स्थिति में शांतिपूर्ण समाधान विकल्प हो ही नहीं सकता है। 10.2.4 एडवर्ड अज़ार ने दीर्घकालिक संघर्ष की धारणा प्रस्तुत की, जिसका संघर्ष परिवर्तन सिद्धांत पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। दीर्घकालिक सामाजिक संघर्ष लगातार चलने वाला होता है और जड़ों में गहरे तक फैला बना रहता है और अनसुलझा होता है। अज़ार दीर्घकालिक समकालीन संघर्ष के गुणों के उत्पत्ति और उसके कारणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दीर्घकालिक सामाजिक संघर्ष की धारणा संघर्ष परिवर्तन सिद्धांत के रूप में दीर्घकालिक संघर्ष के परिवर्तन और उत्पत्ति को बताने में किया जाता है। दीर्घकालिक प्रतिरक्षा संघर्ष की उत्पत्ति को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा सकता है। इसे बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं की अनदेखी, राज्य की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक संबंधों और राजनीति में सेना के रूप में देखा जा सकता है। अगर राज्य और सांप्रदायिक समूह अत्याचार और हिंसात्मक विद्रोह को अपनी कार्यनीति बना लेते हैं, तब संघर्ष विनाशकारी हो सकता है। विनाशकारी संघर्ष बाद में चलकर विकास के आश्रित और शोषित तरीकों और राजनीति के सैन्य रूप और शासन के बिगड़े हुए रूप में सामने आ सकता है। इसकी बुनियादी सुविधाओं की अहमियत को भी नकारा जा सकता है। ये संगठनात्मक बिगाड़ और विनाशकारी संघर्ष के चक्र के रूप में सामने आता है। दूसरी तरफ, अगर शासन और समाज में पर्याप्त क्षमता है, अगर राजनीति भी सैन्यीकृत नहीं हुई है और अगर अंतर्राष्ट्रीय वातावरण सहायक है, तो राज्य सहायता के लिए आगे बढ़ सकता है और सांप्रदायिक समूह विरोध का राजनीतिक रूप चुन सकते हैं। इससे संरचनात्मक संघर्ष के रास्ते खुल सकते हैं, जो बदले में यह वैध निर्णय लेने की क्षमता बढ़ा सकता है, स्वायत्त विकास को मजबूत कर सकता है और सैन्य राजनीति की बजाय नागरिक राजनीति को कायम कर सकता है। ये सभी चीजें बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होती हैं। इस तरह अज़ार बताते हैं कि कैसे संघर्ष पैटर्न मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने में राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों की पर्याप्तता, राजनीतिक अभिकर्ताओं के चुनाव में योगदान देता है और भिन्न विकल्प कैसे संघर्ष के कुंडलित गति को धूमिल कर सकने में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार अज़ार संघर्ष परिवर्तन सिद्धांत में अपना योगदान देते हैं। 10.2.5 रैमो व्यारनेन सन 1991 में व्यारनेन परिवर्तन आधारित विश्लेषणात्मक संघर्ष सिद्धांत की व्याख्या करते हैं और जोर देते हैं कि कैसे संघर्ष गतिशील रूप में परिवर्तित होता है। हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिकतम संघर्ष सिद्धांत मुद्दों, अभिकर्ताओं और उनकी रुचि और प्रयास की बात करते हैं और उस आधार पर उनके बीच के विरोध को समाप्त करने और समाधान ढूंढने में सहायता करते हैं। फिर भी मुद्दे, अभिकर्ता और रुचि समय के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और समाज की सक्रियता के रूप में बदलते हैं। रैमो 4 प्रकार के परिवर्तनों की बात करते हैं। अभिकर्ता परिवर्तन पक्षों में आंतरिक बदलाव या नए पक्षों का प्रकट होना। मुद्दों का परिवर्तन संघर्ष के मामलों से संबंधित नीतियों में बदलाव। नियम परिवर्तन संघर्ष को नियमित या शासन करने वाले नियमों में बदलाव। संरचनात्मक परिवर्तन संघर्ष के तमाम संबंधों की संरचना और शक्ति विभाजन में परिवर्तन। 10.2.6 डेविड डब्ल्यू ऑग्सबर्गर लगभग सभी संस्कृतियों और समाजों ने संघर्ष को आगे बढ़ाने के रास्ते खोले हैं अथवा उसको सुगम बनाया। इसलिए ऑग्सबर्गर भिन्न भिन्न संस्कृतियों का अध्ययन ये देखने के लिए करते हैं कि वे संघर्ष परिवर्तन से जुड़ी हुई क्या शिक्षा देते हैं। बहुत से गैर पश्चिमी संस्कृतियों का मुख्य उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और झगड़ों को इस तरह सुलझाना है जिससे मित्रवत संबंध बढ़े और अंतःव्यक्तिक संबंधों में प्रेम भाव बनाया जा सके। बहुत से पारंपरिक समाजों में संघर्ष को नकारना एक मौलिक शुरुआत होती है और कुछ समाजों में तो इज्जत बनाए रखने जैसा है, जैसे चीनी समाज में समन्वय को मानव समाज के लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। इन स्थितियों में विरोध को नजरअंदाज किया जाता है, लेकिन संघर्ष का कोई उपयुक्त समाधान नहीं है। सन 1992 में ऑग्सबर्गर स्पष्ट करते हैं, किसी भी समूह में जितना अधिक सामंजस्य होगा उतना ही अधिक वो संघर्ष संवेदी होगा। समूह समन्वय के सांस्कृतिक मूल्यों के व्यवहार को लेकर जितना प्रतिबद्ध होगा
संघर्ष उतनी ही तीव्रता से अंदरूनी अंतबद्ध होता है। ऑक्सफर्ड संघर्ष परिवर्तन को एक कार्य के रूप में परिभाषित करते हैं जो संघर्षरत पक्षों के लिए भविष्य के नए द्वार खोलकर उन्हें झगड़ों से दूर ले जाता है अथवा अलग रखता है ताकि वे पुनः दायित्वपूर्ण संबंधों की ओर दोबारा लौट सकें। संघर्ष परिवर्तन के निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। प्रवृत्ति परिवर्तन, नकारात्मक बोध को पुनर्निर्देशित और परिवर्तित करके, व्यवहार परिवर्तन, समन्वित व्यवहार के सभी कार्यों को सीमित करके, और संघर्ष की संरचना को बदलकर रचनात्मक डिजाइन के द्वारा असामंजस्य को ढूंढना, परिभाषित करना और समाप्त करना। ऑक्सफर्ड आगे हिदायत देते हैं कि प्रत्येक संस्कृति में होने वाला संघर्ष के रूपों की समझ इस बात की सुनिश्चितता नहीं देती कि संघर्ष परिवर्तन बिना किसी हिंसा के होता है, लेकिन कोई भी वास्तविक संघर्ष परिवर्तन संघर्ष के सांस्कृतिक जड़ों को समझे बिना संभव नहीं हो सकता है। 10.2.7 जॉन गॉल्टुंग। संघर्ष के जीवनदायक और जीवननाशक दोनों ही पहलू होते हैं और वे सामाजिक ढांचे के असंतुष्टि से उत्पन्न होते हैं, तब वे प्रवृत्ति और व्यवहार के रूप में सामने आते हैं। गैल्टुंग सलाह देते हैं कि संघर्ष को एक त्रिकोणमिति के रूप में देखा जाना चाहिए। चित्र संख्या 2 देखें। क व्यवहार, ख मतभेद और ग इसके शीर्ष। मतभेद निहित संघर्ष स्थिति को बताता है जिसमें संघर्षरत पक्षों के बीच वास्तविक या अनुमानित लक्ष्य असंगति आते हैं। संतुलित संघर्ष में मतभेद पक्षों के हित और हितों के उनके टकराहटों के द्वारा बताया जाता है। असंतुलित संघर्ष में ये पक्षों के द्वारा उनके संबंधों में निहित उनके हितों की टकराहट के द्वारा परिभाषित किया जाता है। असंतुलित संघर्षरत पक्षों के लिए बोध और गलत बोध की प्रवृत्ति में शामिल किया जाता है। इसे पक्षों द्वारा परिभाषित किया जाता है और संबंधों में प्राप्त तिहों के संघर्ष को दर्शाते हैं, और यह नकारात्मक या सकारात्मक कोई भी हो सकता है। हालांकि हिंसात्मक संघर्ष में पक्ष एक दूसरे के प्रति घृणा और नीचा दिखाने वाली प्रवृत्ति विकसित कर लेते हैं और उनमें अक्सर डर, गुस्सा, कटुता और घृणा आदि का भाव घर कर लेता है। प्रवृत्ति के निम्नलिखित 3 तत्व इस प्रकार हैं: भावोत्तेजक, महसूस करना, ज्ञानात्मक, विश्वास, और क्रियात्मक, इच्छा। व्यवहार में सहयोग, अपपीड़क, समझौता या विद्रोह बताने वाले भाव आदि आते हैं। हिंसात्मक संघर्ष व्यवहार को धमकी, अपपीड़क और विनाशकारी हमलों के द्वारा बताया जा सकता है। ये सभी तीनों घटक संघर्ष में एक साथ मौजूद होते हैं। संघर्ष एक गतिशील प्रक्रिया है जहां संरचनाएं, प्रवृत्तियां और व्यवहार लगातार बदलते रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। एक संघर्ष तभी पैदा होता है जब पक्षों के हितों में आपसी संघर्ष होता है और जब वे एक दूसरे को दबाने लगते हैं। सभी पक्ष इस संरचना के चारों ओर संगठित होते हैं और अपने हितों के बनाए रखने के लिए वे तब पक्ष अपने विद्रोही तेवर, संघर्षपूर्ण व्यवहार के साथ सामने आते हैं। इससे संघर्ष पैदा और विकसित होता है। ये भाव दूसरे पक्षों में भी फैलने में द्वितीयक संघर्ष के रूप में सामने आता है। इससे वास्तविक संघर्ष को बताने के कार्य में बाधाएं आती हैं। कुल मिलाकर संघर्ष समाधान में गतिशील परिवर्तन अवश्य आते हैं जिसमें संघर्ष व्यवहार को कम करना, प्रवृत्ति में बदलाव और संबंधों में परिवर्तन या हितों में टकराहट आदि आते हैं जो संघर्ष संरचना के मुख्य तत्व हैं। इस तरह परिवर्तनकारी प्रक्रिया में बहुत सी वस्तुएं आती हैं जैसे संधियोजक या असंधियोजक, सचेतन या अवचेतन, जटिलता या सरलता, ध्रुवीकरण या अध्रुवीकरण, आगे बढ़ाना या घटाना आदि। पक्षों के परस्पर विरोध को मतभेदों की श्रेष्ठता को समाप्त करके किया जा सकता है। इसे समझौतों, संघर्ष की संरचना को फैलाकर या गहराकर और अभिकर्ताओं को एकजुट कर या विभाजित करके किया जा सकता है। एक दूसरी धारणा जो गॉल्टुंग के मस्तिष्क की उपज है वह है सांस्कृतिक हिंसा की धारणा। गॉल्टुंग प्रत्यक्ष हिंसा, संरचनात्मक हिंसा और सांस्कृतिक हिंसा को उनके होने के तरीकों के आधार पर भेद करते हैं। यह एक अलग अवधारणा है। गैल्टिंग प्रत्यक्ष या व्यक्त हिंसा में दूसरों के विरुद्ध सीधी हड़ताल रूप में शाब्दिक या अशाब्दिक किए जाते जिसका उद्देश्य दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। ये संरचनात्मक हिंसा के अनुभवों के प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा होता है। संरचनात्मक हिंसा सामाजिक संरचना और संस्थानों के अस्तित्व में आने से पैदा होती जो कुछ लोगों को उनके अधिकारों और बुनियादी आवश्यकताओं की प्राप्ति से वंचित कर देता है। इस स्थिति या इस केस में तंत्र या व्यवस्था समूहों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच भेदभाव करता है जिससे जीवन और रोजगार को गहरा धक्का पहुंचता है और हानि होती है। गॉल्टुंग संरचनात्मक हिंसा को 2 वर्ग में रखते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्व। जब लोगों को राजनीतिक तौर पर दबाया जाता है, आर्थिक तौर पर शोषित और सांस्कृतिक रूप से संरचना
तंत्र या संस्था के द्वारा अलग थलग कर दिया जाता है, तब वो क्षैतिज और ऊर्ध्व संरचनात्मक हिंसा कहलाती है। इसमें जिन आवश्यकताओं का हनन किया जाता है वे हैं स्वतंत्रता, कल्याण और पहचान। दूसरी ओर क्षैतिज संरचनात्मक हिंसा में साथ रहकर अलग रहने वाले और जो अलग होकर भी एक साथ रहने की इच्छा रखते हैं उनके द्वारा उनकी पहचान की आवश्यकता को नकारा जाता है। सांस्कृतिक हिंसा का प्रयोग शब्दों और कल्पना के माध्यम से प्रत्यक्ष या संरचनात्मक हिंसा को बताने के लिए किया जाता है। संघर्षपूर्ण व्यवहारों में परिवर्तन कर प्रत्यक्ष हिंसा को समाप्त किया जा सकता है। संरचनात्मक मतभेदों और अन्यायों को दूर कर संरचनात्मक हिंसा समाप्त की जा सकती है और सांस्कृतिक हिंसा प्रवृत्ति में परिवर्तन लाकर समाप्त की जा सकती है। अतः गोल्डन विभिन्न मुख्य विचारों को परिभाषित और वर्गीकृत कर और संघर्ष त्रिकोण प्रारूप विकसित कर संघर्ष परिवर्तन के अनुशासन में वास्तविक योगदान देते हैं। 10.2.8 जॉन पॉल लीडरेक का मानना है कि संघर्ष संबंधों के प्राकृतिक बहाव को छिन्न भिन्न करता है, जिसमें अधिकतर लोग तत्कालीन वर्तमान समस्याओं पर ध्यान देते हैं। उस प्रत्यक्ष समस्या का समाधान बिना इसके कारणों और उसकी तीव्रता को जाने बगैर उसका समाधान ढूंढने लगते हैं। अतः उनका मानना है कि हमें संघर्ष के विभिन्न पक्षों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये 3 रास्ते एक बड़ा मानचित्र तैयार करने में मदद कर सकते हैं। तत्कालीन स्थिति को ध्यान से देखने का दृष्टिकोण, तथ्य या विषय। प्रत्यक्ष समस्या से परे संबंधों के गहरे प्रतिमानों को देखने का लेंस या नजरियों, परिप्रेक्ष्य। और एक वैचारिक ढांचा जो तत्कालीन स्थिति और गहरे संबंधों के प्रतिमानों को जोड़ता है, संबंधों की संरचना। इस तरह संघर्ष परिवर्तन में एक ऐसा ढांचा तैयार किया जाता है जो तथ्य, परिप्रेक्ष्य और संबंधों की संरचना के बारे में बताता है। इस तरह से लेड्राक संघर्ष परिवर्तन को इस प्रकार परिभाषित करते हैं: संघर्ष परिवर्तन एक दृष्टिकोण और क्षीण होने की प्रतिक्रिया और सामाजिक संघर्ष का बहाव या प्रवाह और हिंसा समाप्त करने वाले संरचनात्मक प्रक्रिया में परिवर्तन पैदा करता है। यह आमने सामने के बातचीत और सामाजिक ढांचे के द्वारा न्याय व्यवस्था को बढ़ाता है और मानवीय संबंधों में वास्तविक जीवन की समस्या की प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है। लेड्राक की परिभाषा संघर्ष की धारणा और संघर्ष परिवर्तन के कई मुख्य पहलुओं को छूती है। सर्वप्रथम संघर्ष मानवीय संबंधों में प्राकृतिक, सामान्य और निरंतर गतिशील रूप में प्रतिबिंबित किया गया है। इसमें रचनात्मक विकास या बदलाव की क्षमता होती है। सकारात्मक बदलाव के लिए इस अवसर का उपयोग आवश्यक है। दूसरा, संघर्ष में लय और प्रतिमान होते हैं। इसमें तीव्रीकरण और अतीव्रीकरण होते हैं। आगे, संघर्ष संबंधों से प्रवाहित होते हैं और उन्हीं के पास वापस आते हैं, ताकि संघर्ष परिवर्तन के केंद्र के रूप में संबंधों को बनाए रखा जा सके। संबंध के दृश्य और अदृश्य आयाम होते हैं और साथ ही इसके तात्कालिक और दीर्घकालिक मुद्दे होते हैं और परिवर्तन में इन सब पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा संघर्ष जीवन भी देता है, क्योंकि यह परिवर्तन की मोटर है जो संबंध और सामाजिक संरचना को ईमानदार, जिंदा और मानवीय आवश्यकताओं के प्रति सक्रिय रूप से प्रतिक्रियावादी बनाता है। इससे भी आगे, संघर्ष परिवर्तन ये बदलाव की प्रक्रिया को विकसित करता है जो स्पष्टतया रूप से नकारात्मकता से सकारात्मकता पैदा करने और संबंधों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करता है। लेड्राक शांति निर्माण को शांति तंत्र में युद्ध के दीर्घकालिक परिवर्तन तंत्र के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया के मुख्य आयाम हैं वैयक्तिक, संरचनात्मक संबंध और संघर्ष के सांस्कृतिक पहलू। जॉन पॉल के लिए परिवर्तन और संघर्ष दोनों ही सच हैं और संघर्ष इन 4 बड़े वर्गों में स्थिति पर प्रभाव डालता है और वस्तुओं में परिवर्तन लाता है। व्यक्तिगत सामाजिक संघर्ष के विनाशकारी प्रभावों को कम करना और विकास की क्षमता को व्यक्ति के शारीरिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर बढ़ाना। संबंध आधारित खराब संप्रेषण को कम करना, आपसी की समझ बढ़ाना, कार्य से जुड़ी संवेदनात्मक डर और आशा को बढ़ाना और अन्योन्याश्रित संबंध बढ़ाना। संरचनात्मक हिंसा बढ़ाने वाले नुकसानदायक अभिव्यक्ति और सामाजिक स्थितियों के मौलिक कारणों की पहचान और हिंसात्मक तरीकों को बढ़ावा देना। और सांस्कृतिक प्रतिमान की पहचान करना और उन्हें समझना जो संघर्ष में हिंसा बढ़ाते हों और संघर्ष को रचनात्मक तरीके से प्रबंधित करने रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए संसाधन बनाना। जॉन पॉल शांति निर्माण को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संघर्ष विकास के विभिन्न स्तरों पर भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा भूमिका, नीतियां और कार्य किए जाते हैं। वो इसे पिरामिड के रूप में अभिव्यक्त करते हैं। चित्र 3 देखें, जिसके आधार पर व्यक्ति, संघर्षरत पक्ष और शांति निर्माता एक तंत्र में होता है और विशेष क्षेत्र,
समाज के स्तर में सबसे उपयुक्त सिद्धांत लागू किए जाते हैं। 1. अभिकर्ताओं के प्रकार। स्तर 1, उच्च नेतृत्व उच्च दृष्टिमान के साथ नेता सेना, राजनीतिक, धार्मिक। शांति निर्माण के दृष्टिकोण। उच्च स्तर के समझौतों पर प्रकाश डालना उच्च दृष्टिकोण वाले एकल मध्यस्थ नेतृत्व के द्वारा युद्धबंदी पर बलपूर्वक संपन्न करना। स्तर 2, मध्य स्तर का नेतृत्व निजी क्षेत्रों में सम्मानित नेता नैतिक, धार्मिक नेता अकादमिक, बौद्धिक विद्वान मानवीय नेता, गैर सरकारी संगठन। समस्या समाधान कार्यशालाएं, संघर्ष समाधान में प्रशिक्षण शांति आयोग आंतरिक आंशिक टीम। स्तर 3, जमीन से जुड़ा नेटवर्क। स्थानीय नेता देशज, एनजीओ, नेता समुदाय विकास कार्यकर्ता, स्थानीय स्वास्थ्य कर्मी शरणार्थी, शिविर नेता, स्थानीय शांति का योग जमीन से जुड़ा प्रशिक्षण पूर्वाग्रही कमी या कटौती मनोवैज्ञानिक कार्य युद्ध पश्चात अभिघात केंद्र। शांति निर्माण के अभिकर्ता, कार्यकर्ता और दृष्टिकोण। चित्र 3, पिरामिड। पिरामिड में ये बताया गया है कि किस प्रकार से आंतरिक सशस्त्र संघर्ष से जूझती तमाम जनसंख्या कैसे दूसरे अभिकर्ताओं और नेताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, साथ ही स्थिति से निपटने में वे कैसी भूमिका निभाते हैं। शिखर और उच्च स्तरीय राजनीति कुछ लोगों का ही प्रतिनिधित्व करती है, कुछ मामलों में शायद मुट्ठी भर मुख्य अभिकर्ता ही होते हैं। सबसे नीचे का पिरामिडीय स्तर आबादी के बड़े हिस्से में आने वाले लोगों की बहुत बड़ी संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। पिरामिड के बाईं तरफ का हिस्सा नेताओं और क्षेत्रों के उन प्रकारों को बताता है जो प्रत्येक स्तर पर हमारे सामने आते हैं। पिरामिड का दायां हिस्सा संघर्ष परिवर्तन के क्रियाकलापों को बताता है जिसे प्रत्येक स्तर के नेता करते हैं। पिरामिड नेतृत्व के 3 मुख्य वर्गों को बताता है, उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तरीय। चोटी उच्च स्तरीय नेतृत्व या मार्ग 1 नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, सेना, कूटनीतिज्ञ को प्रदर्शित करता है और निम्न स्तर पर जमीन से जुड़े कारीगरों, देशी, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों, शिकार हुए या पीड़ित लोगों के साथ काम करने वाले मनोवैज्ञानिक आदि आते हैं। मध्य स्तरीय नेतृत्व में वे लोग आते हैं जो गैर सरकारी संगठनों, शैक्षिकी संस्थानों, मानवीय या राहत संस्थानों, बौद्धिक जन और मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्न स्तर का नेतृत्व संघर्ष प्रभावित लोगों द्वारा उनकी आवाज को प्रत्यक्ष रूप से सामने रखता है जिनका जीवन यापन बहुत कठिन है। इस पिरामिड के प्रत्येक स्तर के लोग, समूह, परिवर्तन की प्रक्रिया में एक भिन्न और अनोखी पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उच्च स्तरीय शांति निर्माण उच्च स्तर की श्रेणी होती है और इसे कूटनीतिज्ञ और सरकार और प्रतिनिधियों के बीच समझौते के द्वारा संपन्न किया जाता है। इसके बजाय इसके सामने की प्रतिकूलता के मध्यस्तरीय नेतृत्व, निम्न और उच्च स्तरीय दोनों ही नेतृत्वों पर आवश्यक नहीं कि नेतृत्व राजनीतिक और सैन्य ताकत पर आधारित हो और इससे मध्यस्थ को लचीलेपन और दांव पेंच के लिए जगह मिल जाती है। अतः अगर मध्यस्तरीय नेतृत्व को ठीक से समन्वित किया जाए तो ये शांति प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण आधार दे सकता है। ये पिरामिड पहला ऐसा प्रारूप है जिसमें मध्य स्तरीय शांति निर्माण आने हैं और इस तरह इसे संघर्ष परिवर्तन के क्षेत्र में जॉन पॉल के महत्वपूर्ण योगदान के रूप में देखा जाता है। 10.3 सारांश। संघर्ष परिवर्तन के सिद्धांत या तो विश्लेषणात्मक होते हैं और व्याख्यात्मक होते हैं, जैसा कि अजार और व्यार्नेन ने समकालीन संघर्ष की उत्पत्ति और परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, या वे आदेशात्मक, जैसा कि कल और लेड्राक ने शांति निर्माताओं को संघर्ष से इच्छित परिणाम तक पहुंचने के रास्ते बताए हैं। गॉल्टन का दृष्टिकोण उपर्युक्त दोनों ही दृष्टिकोणों को एक साथ सम्मिलित करता है। शार्प ने स्पष्टतया संघर्ष परिवर्तन की बात नहीं की है, पर वह सफलता प्राप्त करने और हिंसात्मक संघर्ष की स्थिति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता को स्वीकार करता है, जहां मूलाधारिक मुद्दे और पन को खतरे में होते हैं। अहिंसात्मक तरीकों से बदलाव लाने की बात करते हैं। संघर्ष परिवर्तन का क्षेत्र अधिकतर समकालीन हिंसात्मक संघर्षों में प्रांतस्किक होता है क्योंकि वे विषम, संरक्षित, दीर्घकालिक और जटिल होते हैं। अतः संघर्ष परिवर्तन के सिद्धांतवादी मानते हैं कि समकालीन संघर्ष में स्थितियों के पुनर्निर्माण और जीत के परिणामों की पहचान के अतिरिक्त और भी बहुत सी वस्तुओं की पहचान करने की आवश्यकता होती है। पक्षों के आपसी संबंध संघर्षपूर्ण संबंधों में संलग्न हो सकते हैं। संघर्ष परिवर्तन संबंध में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है और अगर आवश्यकता हो तो यह उस सामाजिक गठन में भी परिवर्तन लाता है जो हिंसात्मक संघर्ष को जारी रखते हैं। यहाँ संरचनात्मक संघर्ष को परिवर्तन का उत्प्रेरक मानता है। यह मानता है कि संघर्ष को धीरे धीरे रूपांतरित किया जा सकता है और इसमें अनेकों प्रकार के अभिकर्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।